हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपीपीएससी फोकस्ड में। आज हम लूसेंट जी के क्विक रिवीजन सीरीज के तहत पहला चैप्टर सिंधु सभ्यता को कवर करेंगे। इस चैप्टर के तहत हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच करेंगे जिनकी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा अधिक रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी सर्वमान्य तिथि क्या है। तो दोस्तों, इसकी सर्वमान्य तिथि पे अगर पूछा जाए तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसकी सर्वमान्य तिथि है। ये रेडियो कार्बन C14 तकनीक के द्वारा निकाली गई एक विधि है, तिथि है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बन 14 की खोज किसने की। तो कार्बन 14 तकनीक की खोज की V.F. लिबी ने। V.F. लिबी ने कार्बन 14 तकनीक की खोज की। तो यहाँ हमारे दो क्वेश्चन हो गए। पहला कि सर्वमान्य तिथि क्या है और दूसरा कार्बन 14 तकनीक की खोज किसने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की और कब की? 1921 में। तो ये हमारे दो क्वेश्चन है। 1921 में खोज हुई, दयाराम साहनी द्वारा खोज हुई। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता को कैसे युग में रखा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है। कांस्य युग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस समय कांस्य का प्रयोग होने लगा था। साथ ही ये आद्य ऐतिहासिक युग में भी रखा जाता है क्योंकि इस समय लिपि पाई गई लेकिन उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, आद्य ऐतिहासिक युग में और कांस्य युग में रखा जाता है इसको। अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुई। तो सिंधु सभ्यता की खोज हुई दोस्तों सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु सभ्यता की खोज हुई और 1924 में डिक्लेयर किया गया, घोषणा की गई कि सिंधु सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले पॉइंट से दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि सिंधु सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन कौन से थे। तो आपको याद रखना है कि सबसे उत्तरी बिंदु था मांदा, सबसे दक्षिणी बिंदु था अपना दैमाबाद, सबसे पश्चिमी बिंदु है सुतकैंगोडोर और सबसे उत्तरी बिंदु है आलमगीरपुर। साथ ही दोस्तों आपको इनकी नदियों के नाम भी याद रखना है कि जैसे सुतकैंगोडोर अपनी दाश्क नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, मांदा अपना चिनाब नदी के किनारे है और दैमाबाद अपना गोदावरी नदी के किनारे है। तो ये चारों पॉइंट और इनसे संबंधित नदियां काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसके बाद आने वाली जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों कि धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा 2021 में। तो धौलावीरा एकमात्र सिंधु सभ्यता का स्थल है जिसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए। तो दोस्तों गुजरात में खोजे गए। गुजरात में सर्वाधिक स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजे गए। अब अगले दो क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है और भारत में अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। तो ओवरऑल में मोहनजोदड़ो है और भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोथल और सुतका कोतड़ा को याद रखें। तो इसके बाद ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखें कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। और सबसे बड़ी इमारत के रूप में स्नानागार को जाना जाता है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में जानी जाती है। अब एक है कि पशुपति नाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई। साथ ही यहाँ से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, आप इन्हें याद रखें दोस्तों। इसके बाद आता है
कि जो हड़प्पा की मोहरें उनका आकार क्या था, तो पहले तो उनका आकार आयताकार था। एक बात ये रखें ध्यान। दूसरी बात, उन मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन किया गया, तो एक श्रृंगी पशु का अंकन सबसे ज्यादा किया गया। साथ ही हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया। तीन बिंदु हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक अंकन किसका किया गया, मोहरों का आकार क्या था, और यहां से एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया जो हड़प्पा के संबंध में है। अब बात करते हैं कि मन के बनाने के कारखाने। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे गए हैं लोथल और चनूदड़ों में। इसके बाद आती है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिपि बाएं से दाएं और लिखी जाती थी, सॉरी दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, और अगली लाइन से बाएं से दाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि लेखन कला शुरू कहां से हुई। एक ये नोट है दोस्तों, तो सुमेरिया जो पहली सभ्यता है जिसने इस प्रणाली का विकास किया, लेखन कला का विकास सुमेरिया सभ्यता ने किया। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर और घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। ग्रीड पद्धति क्या होती है दोस्तों, जो समकोण पर काटती है एक दूसरे को रोड है, और रोडों के किनारे घर बने रहते हैं, ये ग्रीड पद्धति होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, घरों के दरवाजे खिड़कियों की ओर, खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलकर बाजू में खुलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की मुख्य फसल के बारे में। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं जौ थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब एक और है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला, तो वो बनमाली से मिला, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, लोथल से प्राप्त हुए, ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। इस समय तौल की इकाई किस अनुपात में थी, तो 16 के अनुपात में, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप याद रखें। इसके बाद मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह जो आज के समय में बनाया जाता है, वो हमारे इतिहास को दर्शाता है कि भारतीय सभ्यता कितनी प्राचीन है। ये स्वास्तिक चिन्ह भी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से हमें पहली बार मिला था। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही कुंवर वाला बैल या कुंवर वाला सांड इन सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय कौन था दोस्तों, तो कुंवर वाला सांड। इसके बाद अगर बात करें कि यहाँ का समाज कैसा था, तो यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार अर्थात लोहे से भी परिचित नहीं थे, तो ये भी याद रखना है, लोहे और तलवार दोनों से परिचित नहीं थे। अब एक और है कि केवल कालीबंगाई एकमात्र स्थल था जिसका जो निचला शहर था वो भी किले से ढका हुआ था, किले से घिरा हुआ था। अन्य जगहों के जो निवास स्थल थे सामान्य वाले, वो प्राचीरों से ढके हुए नहीं थे या घिरे हुए नहीं थे। केवल कालीबंगाई एकमात्र स्थल था जहां किले से घिरा हुआ था निचला शहर भी। इसके बाद बात करते हैं कि इसके विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, तो इसके विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ थी। अगला, टेराकोटा क्या है, टेराकोटा आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है या ईंट होती है उसे ही टेराकोटा कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार में क्या क्या कहां से आता था, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि किन किन देशों से सिंधु सभ्यता में आयात निर्यात होता था। तो जैसे बलूचिस्तान हो गया, ओमान हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। साथ ही इंडिया के कौन कौन से स्थल से क्या क्या सामान आता था, जैसे खेतड़ी से तांबा आता था राजस्थान में, कर्नाटक से सोना आता था, भट्टी खाने, और हमारे जो ईरान हो गए, अफगानिस्तान हो गए, मेसोपोटामिया हो गए, इनसे भी हमारे यहाँ विदेशी आयात निर्यात होता था। अब बात करते हैं, ये एक टेबल है जिसमें हमें बताया गया है कि किस नदी के किनारे कौन सा
शहर बसाया और किसने उसकी खोज की। तो दोस्तों यहाँ आपको मेरे हिसाब से एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा और इसके बाद लोथल, इतने पॉइंट अगर, और धौलावीरा आप याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें।